नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RKG में। दोस्तों, हम आपका बंटी नामक उपन्यास को देख रहे हैं, जिनको मन्नू भंडारी जी ने लिखा है, और इसके सारांश को हम देख रहे हैं, जिनमें हम 7वें अध्याय में आए हैं। अब तक हमने देखा कि बंटी जो इस उपन्यास का नायक है और शकुन जो बंटी की मम्मी है, इस उपन्यास की नायिका है। तो शकुन और अजय अर्थात बंटी के पापा, इन दोनों के बीच तलाक का जो पहल चल रहा था वो पूर्ण हो गया, अर्थात वे दोनों पूर्णतः एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और अलग होने के बाद बंटी को अपने पापा की याद आने लगती है। तो जो शकुन है वह डॉक्टर जोशी की तरफ झुकने लग जाती है और उसी के साथ समय व्यतीत करने लग जाती है, जिससे बंटी को बुरा लगता है और बंटी बहुत अकेला महसूस करता है अपने पापा के लिए। तो यही स्थिति यहाँ पे हम देखते हैं बंटी का। इसके बाद हम आगे देखते हैं 7वें अध्याय में क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्मी की छुट्टी समाप्त हो जाने के बाद बंटी स्कूल जाने लगा। अब वह पहले से कहीं अधिक प्रसन्न दिखाई देने लगता है। उसने ऐसा महसूस किया कि जैसे उसका बचपन फिर से वापस लौट आया हो। इस बार गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल जाना बड़ा ही अच्छा लग रहा था। स्कूल में बंटी के सभी साथी आपस में यही बातें कर रहे थे कि छुट्टियों में कहाँ कहाँ घूमने गए और क्या क्या देखा। तो ऐसी चर्चा उसके स्कूल में चल रही थी, उसके क्लासरूम में। इस प्रसंग में बंटी ने अपने दोस्तों के बीच अकेला मौन रह जाता है। तो बंटी जो है, क्योंकि वह कहीं नहीं गया रहता, केवल घर में ही रहता है, इस कारण वह कुछ कह नहीं पाता। तो इस बात से उसका मन अत्यधिक दुखी हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि बंटी उन बच्चों की बातों में अरुचि और अन्यमनस्कता से काम लेता है, अर्थात मन नहीं लगाता, उनकी बातों में ध्यान नहीं देता और बाहर देखने लगता है। रह रह कर बंटी अपने अतीत के चक्रवात में फंसकर आवर्तित होने लगता है, अर्थात पुरानी बातें उसे याद आने लगती है। कभी तो वह वकील चाचा के बारे में सोचता और कभी मम्मी के उदास चेहरे को याद करने के लिए विवश हो उठता। छुट्टियों के बाद स्कूल जाते समय उसके मन में बहुत अधिक उत्साह था। स्कूल में आकर नई क्लास, नई किताबें और नए नए अध्यापकों के बीच बिल्कुल नएपन का अनुभव कर रहा था। फिर स्कूल से वापस लौटने पर बंटी बेहद खुश था। उसने फूफी से, जो कि बंटी की आया है, उससे अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि अब उसे इतना भारी बस्ता लेकर स्कूल जाना पड़ता है। अब तो उसे इतिहास, जियोग्राफी, जनरल साइंस और न जाने क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो इस कथन के माध्यम से वह जैसा अपना बुद्धूपन जाहिर करना बड़प्पन जाहिर करना चाह रहा था कि अब वह छोटा बच्चा ना रहा, वह एक बड़ा बच्चा हो गया है। जैसे ही शाम हुआ, शाम को बंटी ने मम्मी से अपनी कापियों, किताबों पर कवर चढ़ाने के लिए कहा। इसी बीच डॉक्टर जोशी आ गए और मम्मी डॉक्टर जोशी के साथ बातचीत करने लगी। बंटी को यह सब अच्छा न लगा। बंटी कहने लगा कि उसकी कापियों पर कवर क्यों नहीं चढ़ाएं। बंटी ने मम्मी के कहने पर डॉक्टर जोशी को नमस्ते कहने को कहा, तो उसे डॉक्टर जोशी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। इसका कारण यह था कि उसके मन में एक बात बैठ गई थी कि डॉक्टर जोशी के कारण ही
उसकी उपेक्षा हो रही है, अर्थात मम्मी उस पर ध्यान नहीं दे रही है। उसकी मम्मी में बदलाव आ गया है और पहले की तरह वह उसके प्रति स्नेह अर्थात प्रेम का भाव नहीं रख रही है। मम्मी के प्रति बंटी के मन में आक्रोश का भाव भर गया। वह मम्मी से कहता है कि तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं रह गई है, मत करो मेरा कोई भी काम, बस डॉक्टर साहब के पास बैठकर चाय पियो। तुम्हारा क्या है, सज़ा तो मुझे मिलेगी। अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं। तो ऐसा बात उन्होंने अपनी मम्मी को कह दिया। मम्मी ने कॉलेज से कागज़ मंगाकर उसकी कापियों और किताबों पर कवर चढ़ाए। बंटी को मम्मी की खुशी, उदासी और नाराज़गी का पता चल गया था। अगले दिन उसने महसूस किया कि मम्मी अब पहले से कुछ बदल गई है। मम्मी द्वारा यह बताए जाने पर कि वे लोग डॉक्टर साहब के यहाँ जाएंगे, तब वह विक्षिप्त मन स्थिति में पहुँच गया। डॉक्टर जोशी जो है वह अपनी कार में आगे मम्मी को बिठाया और बंटी को पीछे बिठाया। अब यह बात बंटी को बड़ी अजीब लगी कि मम्मी डॉक्टर जोशी से सट कर बैठी हुई है। बंटी अपने और मम्मी के बीच किसी तीसरे व्यक्ति की स्थिति सहन नहीं कर सकता था। कुछ क्षण बाद मम्मी ने बंटी को डॉक्टर जोशी के बच्चों के साथ खेलने के लिए कहा, तो वह अन्यमनस्क भाव से चुपचाप चला तो गया, किंतु उसकी दृष्टि बराबर मम्मी और डॉक्टर जोशी की ओर ही टिकी रही। बंटी को बार बार एक ही बात का दुख सालता रहा कि एकमात्र मम्मी ही उसकी थी और वह भी इनसे जा मिली। 8वां अध्याय देखते हैं आगे क्या होता है। रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन। बंटी इस छुट्टी का उपयोग कर रहा है। रंग और ब्रश लेकर वह एक चित्र बनाने में व्यस्त है। आंगन में फूफी ने चटाइयाँ डालकर दालें और गेहूं को फैला रखी है। बंटी पेंटिंग बनाते बनाते कभी मम्मी को भी देख लेता है और इस देखने में उसे मम्मी के चेहरे में बदलाव का भाव दिखाई देने लगा है। कभी कभी वह सोचने लगता कि मम्मी में कितना परिवर्तन आ गया है। न तो मम्मी बंटी को पढ़ा पाती है और न ही उसके खाने पीने की चिंता ही करती है। पहले तो बहुत चिंता रहती थी। तो बंटी की मम्मी डॉक्टर जोशी के लिए स्वेटर बुन रही है। बंटी को वह नहाने के लिए कहती है। वह फूफी से न नहाकर अपने आप नहाने की ज़िद करता है। बाद में मम्मी उसे बताती है कि आज डॉक्टर जोशी अपने बच्चों को लेकर यहाँ उनके घर आने वाले हैं। मम्मी बंटी को यह बात इस भाव से बताती है कि बच्चों की बात सुनकर बंटी प्रसन्न होगा, किंतु मम्मी की ये बातें उसे बिल्कुल भी अच्छी न लगी। उत्तर में वह ड्राइंग बनाने की बात करता है। इतने में डॉक्टर जोशी की गाड़ी फाटक पर आ पहुंची और मम्मी जल्दी जल्दी उनकी अगवानी में वहां फाटक पर चली गई। लेकिन बंटी जो है वह जानबूझकर वहां नहीं गया। डॉक्टर जोशी के सामने आने पर उसे औपचारिकता की पूर्तिवश हाथ जोड़ लिए। अमी और डॉक्टर साहब, अमी डॉक्टर की बेटी है डॉक्टर साहब की, और अमी को डॉक्टर साहब साथ लेकर आए और अमी, डॉक्टर साहब और मम्मी तीनों भीतर चले आ गए। फिर अमी ने बंटी के पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया और अमी बोलती है कि चलो बंटी, हमको अपना बगीचा दिखाओ। बंटी ने अमी को बगीचा दिखाया और फिर एक फूल तोड़कर उसके बालों में लगा दिया। अमी ने बंटी का खिलौना ले लिया, जिसके कारण दोनों आपस में झगड़ पड़े। इस बात को देखकर, इस चीज़ को देखकर मम्मी शकुन ने बंटी के गाल पर तमाचा लगाया
और डॉक्टर जोशी ने शकुन को समझाया कि बंटी को मारकर तुमने अच्छा नहीं किया। बच्चों की लड़ाई में किसी एक को नहीं मारना चाहिए। तो बंटी के मन में मम्मी के इस दुर्व्यवहार के प्रति अधिकाधिक रोष एवं आक्रोश था। इसलिए बंदूक उठाकर बाहर पेड़ पर खूब ऊंचे चढ़कर वह निशाना साधने लगा। बंटी ने उस दिन कुछ भी नहीं खाया। बाद में वह फूट फूट कर रोने लगा। गुस्सा, दुख, अपमान और भूख ने साथ मिलकर भीतर से बंटी को बिल्कुल थका दिया। कुछ क्षण बाद पेड़ से उतरकर वह घास पर लेट गया। ऐसा उसने विरोध प्रकट करने के भाव से किया था। वैसे उसे आशा थी कि उसकी मम्मी उसे खोजेगी और मनाएगी, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। मम्मी भीतर डॉक्टर और उसके बच्चों में खोई रही और डॉक्टर और उसके बच्चे को विदा करने के बाद ध्यान आने पर बंटी को उठा लाई। तो इस तरह से अवसाद से बंटी का मन भर आया। 9वें अध्याय में देखते हैं, मम्मी ने बंटी को बिस्तर पर सुला दिया। धीरे धीरे सुबकते हुए बंटी सो गया। बंटी ने मम्मी से इस क्रूरता और निर्दयता की कभी कल्पना तक नहीं की थी। अब प्रत्येक पल बंटी को अपनी उपेक्षा ही उपेक्षा दिखाई देने लगी। उसे लगा कि मम्मी बार बार मुझे ही गलत समझने लगी है। एक बार वकील चाचा ने मम्मी से कहा था कि वह बंटी पर इतना निर्भर करती है कि उसे अपनी ज़िंदगी का केंद्र बनाकर जीना चाहती है, और यही गलत है। केवल उसके लिए ही नहीं, बंटी के लिए भी यह गलत है। लेट हिम गो लाइक अ बॉय लाइक अ मैन। सारे समय अपने में दुबकाए रखोगी तो क्या बनेगा उसका। यह चीज़ जो वकील चाचा ने कहा था, बंटी को याद आ जाता है। धीरे धीरे शकुन को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा है। बड़ी तीव्रता से उसने यह अनुमान लगाया कि बंटी को उसी ने गलत समझा। वास्तव में उस समय उसने कभी भी किसी भी मूल्य पर बंटी को अपने से अलग रखने की बात सोची ही नहीं। वकील चाचा की ही तरह डॉक्टर जोशी भी कहते हैं कि तुम उस पर शायद इतना ज़्यादा हावी हो रही हो कि वह पूरी तरह लड़का ही नहीं बन पाया। तुमने उसे उद्यम करने ही नहीं दिया। हाँ, औरतों वाली ज़िद और रोना ज़रूर सिखा दिया। मम्मी बार बार अतीत और वर्तमान के द्वंद्व में डूबने उतरने लगी। वह कभी बंटी के बारे में सोच रही थी, कभी अपने बारे में और कभी डॉक्टर जोशी के संबंध में। वह सारी बातों, सारी घटनाओं का मन ही मन लेखा जोखा करने लगी। तभी सहसा अचानक उसे डॉक्टर जोशी की एक बात याद हो आई, जिसे उसने एक बार किसी प्रसंग में कहा था। उसने कहा था कि मनुष्य जब अपने भीतर ही भीतर बहुत गिल्टी महसूस करने लगता है तो वह तर्क से अपने को जस्टिफाई करता रहता है, अपने हर गलत काम को जस्टिफाई करता रहता है। जो मैंने किया इस तरह से, इस कारण से सही किया, इस तरह से वह जस्टिफाई करता रहता है। न करे तो इतना अपराध बोध ढोकर वह जी नहीं सकता। हाँ, जस्टिफिकेशन है वहाँ, जहाँ जस्टिफिकेशन है वहाँ गिल्ट है। तो इस तरह से जोशी की बात मम्मी को याद आती है। फिर मम्मी जो है अब किसी भी मूल्य पर डॉक्टर जोशी को अपनाना चाहती है। अर्थात डॉक्टर जोशी के प्रति मम्मी को बहुत बेहद लगाव हो गया है। अब वह सोचने के लिए भी विवश हो जाती है कि बंटी को लेकर उसने अपने जीवन को नरक बना लिया है। उसके लिए उसने अपने अरमानों का खून कर दिया है।
वह अब वही बंटी उसके मार्ग की बाधा सा बन गया है। जैसे भी हो, उसने अब डॉक्टर जोशी के साथ रहकर अपने नए जीवन जीने की शुरुआत करने का निर्णय कर लिया है। अब शकुन चाहती है कि उसकी नई ज़िंदगी के माहौल में बंटी भी साथ रहे और अपने आप को उसमें एडजस्ट कर ले, अभियोजित कर ले। लेखिका ने उसकी मनः स्थिति को चित्रित करते हुए लिखा है, मन्नू भंडारी जी ने लिखा है कि उस दिन डॉक्टर की दिलवाई हुई साड़ी पहनकर जब वह गाड़ी में बैठी तो डॉक्टर साहब जो है उसे कुछ देर देखते ही रह गए। वह देखना केवल देखना भर नहीं था, कुछ था जिसमें रोम रोम जैसे भीगता डूबता चला जा रहा था। शकुन जो है अब दुविधा में फंसी हुई है। उसे अब स्वयं पर आश्चर्य होने लगता है कि अब वह 36 वर्ष पूरे करने को है। इसके बावजूद उसके मन में किशोर वय वाला उल्लास व्याप्त है। उसके साथ ही उसमें यौवन वाली उमंग भी है। बार बार उसके मन में डॉक्टर जोशी का ख्याल आता है, जिनके साथ होते हुए भी उसकी सुप्त भावनाएं जागृत लगती है। शकुन जो है के पूछने पर एक बार डॉक्टर जोशी ने स्वीकार किया था कि उसे अपनी पत्नी की याद बराबर आती है, और यह सुनकर वह भी अतीत की स्मृतियों में एक बार अंतर्ध्यान हो गई। शकुन ने देख लिया कि बंटी उसके और उसके पति अजय इसके बीच सेतु नहीं बन सका। इसलिए उसने भी मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि अब वह बंटी को अपने और डॉक्टर जोशी के बीच बाधा भी नहीं बनने देगी। अर्थात बंटी चाहे कुछ भी कर ले, वह डॉक्टर जोशी को छोड़ने वाली नहीं थी। उसे इस बात का पछतावा है कि उसने अपने जीवन के इस नए अध्याय की शुरुआत और भी पहले क्यों नहीं की। अब शकुन इस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी थी कि बंटी कभी डॉक्टर जोशी को सहन नहीं कर पाएगा। अब वह एक ऐसी दुविधा में फंस गई है कि डॉक्टर जोशी और बंटी दोनों में से किसी एक का चयन करना था। लेकिन डॉक्टर जोशी ने उसे बताया था कि बंटी थोड़ा प्रॉब्लम चाइल्ड है, इसलिए उसकी समस्या को तो किसी भी प्रकार झेलना ही होगा। इस प्रकार उसका व्यवहार करने का कारण है कि वह तुम्हारे साथ अकेला रहा है, उसे पिता का प्यार नहीं मिला। तो शकुन की पीठ को सहलाते हुए डॉक्टर जोशी उसे सांत्वना देते रहे। अंततः उसने अपने आप को डॉक्टर जोशी के हवाले कर दिया और इस तरह अपने आप को समर्पित करके उसने बहुत कुछ पा लिया। लेखिका के शब्दों में देखें तो सारा रास्ता अकेले अकेले चलकर, सारी परेशानियों से अकेले अकेले लड़कर भी ऐसा आत्मविश्वास और ऐसी शक्ति तो उसने अपने भीतर कभी महसूस नहीं की जो आज अपने को पूरी तरह डॉक्टर के हवाले करके वह महसूस कर रही थी। अपने को पूरी तरह देकर, निर्द्वंद भाव से समर्पित करके आदमी कितना कुछ पा लेता है। आगे देखते हैं 10वां अध्याय। शकुन और डॉक्टर जोशी की शादी एक दिन साधारण ढंग से संपन्न हो गई। अंततः शकुन और डॉक्टर जोशी ने शादी कर लिया। पहली बार उसे उसी दिन मालूम हुआ कि मम्मी डॉक्टर जोशी के साथ शादी कर रही है। दूसरे लोगों से भी उसने यह चर्चा सुनी। टीटू की अम्मा ने घर आकर मम्मी को बधाई दी। मम्मी बंटी को डॉक्टर जोशी के घर ले जाना चाहती थी। बंटी को कुछ भी अच्छा न लगा। मम्मी बार बार उसे आश्वस्त करती हुई कह रही थी कि तुझे अच्छा लगेगा बंटी, वहाँ बहुत अच्छा लगेगा बेटे। इस तरह से
वह बात कर रही थी, लेकिन बंटी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इधर फूफी भी मम्मी की शादी से प्रसन्न नहीं थी। एक दिन उसने मम्मी के पास आकर कहा कि वह हरिद्वार जाना चाहती है, वहाँ जाने के लिए उसकी व्यवस्था कर दी जाए। तो मम्मी ने उससे कारण जानना चाहा। तब उसने उत्तर में कहा कि जवानी यूँ ही अंधी होती है बहू जी, फिर बुढ़ापे में उठी हुई जवानी महासत्यानाशी। साहब ने जो किया सो किया, तो आपकी मिट्टी पलीद हुई, और अब आप जो कर रही है इससे बच्चे की मिट्टी पलीद होगी। चेहरा देखा है बच्चे का कैसा निकल आया है, जैसे दिन रात घुलता रहता हो भीतर ही भीतर। तो मम्मी जो है अब और अधिक अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए उसने फूफी के जाने की व्यवस्था कर दी। तो फूफी अब हरिद्वार चली गई, लेकिन उसके चले जाने से बंटी के मन में एक प्रकार की पीड़ा थी। उसे लग रहा था कि उसे कम से कम फूफी का तो साथ था, जिससे अब वह वंचित हो गया। दूसरे दिन स्कूल से वापस लौटने के बाद उसे फूफी बहुत अधिक याद आई। इधर मम्मी बंटी को बार बार यह समझाने का प्रयत्न करती है कि डॉक्टर साहब से उसे कितना सारा प्यार करते हैं और वहाँ उसे बहुत अच्छा लगेगा। तो बंटी के मन में डॉक्टर जोशी के घर जाने का उत्साह बिल्कुल भी न था। उसे बार बार अपने पापा की याद सता रही है। अचानक बंटी के मन में ख्याल आया कि उसके पापा तो इस घर का पता जानते ही नहीं। अब अगर वह आएंगे तो कैसे खबर भेजेंगे। तो इस प्रकार वह और भी अधिक चिंतित और दुखी हो उठता है। जब डॉक्टर जोशी के यहाँ जाने के उद्देश्य से उन्होंने अपना घर छोड़ा, तब सभी अंदर से दुखी थे, किंतु बंटी के मन में न तो खुशी थी न दुख था। इस तरह से हमने 10 अध्याय तक देखा। अब आगे हम 11वां अध्याय को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, और इस तरह से हमारे इस उपन्यास का अंत हो जाएगा। 11वां से यह लगभग 15-16 अध्याय में बटा हुआ है। तो आशा है आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अलविदा।